हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 7 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 7 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है इंडियाज़ कोविड टैली 5th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अब इंडिया में जो कोविड-19 के टोटल नंबर ऑफ केसेज हैं उनमें इंडिया की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले एक महीने में। और कल की डेट में हमने देखा था इंडिया 6th लार्जेस्ट कोविड-19 के केसेस के साथ 6th नंबर पे था और आज ये 5th हाईएस्ट नंबर के साथ इसने स्पेन को क्रॉस करके 5th पोजीशन ले ली है। इंडिया में जो नए केसेस इंक्रीज़ हुए हैं पिछले 24 घंटे में वो हैं 10,313। 10,000 से ज़्यादा केसेस पहली बार 24 घंटे में इंक्रीज़ हुए दिखे हैं। तो ये एक नया रिकॉर्ड बन गया है इंडिया के लिए। 10,000 से ज़्यादा केस 24 घंटे में इंक्रीज़ होने के बाद इंडिया की टोटल टैली में इंडिया ने स्पेन को ओवरटेक करते हुए 5th प्लेस जो है वो बना लिया है। इसमें जो टॉप की कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केसेस हैं वो हैं यूएसए, उसके बाद ब्राज़ील, रसिया, यूके और इंडिया 5th नंबर पे पहुंच गया है। तो पिछले एक महीने में जब से लॉकडाउन ईज़ किया गया था 4 मई के बाद ये जो टोटल टैली है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है और जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2,46,520 टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हैं इंडिया में कोविड-19 केसेस के। इसके अलावा कंट्री में अगर हम टोटल इन्फेक्शन देखें तो जो इन्फेक्शन की सर्ज हुई है उसको बेसिकली एक नंबर से चेक किया जाता है या एक नंबर से ये चेक किया जाता है कि किस तरह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है। ये नंबर है रिप्रोडक्शन नंबर, जिसे आरओ बोलते हैं। इंडिया का रिप्रोडक्शन नंबर अभी 2 से ज़्यादा है। रिप्रोडक्शन नंबर क्या है? रिप्रोडक्शन नंबर वो एवरेज नंबर है, एवरेज नंबर ऑफ पीपल अ सिंगल कोविड-19 पेशेंट कैन इन्फेक्ट। अगर एक कोविड-19 पेशेंट है तो वो कितने लोगों को इन्फेक्ट करता है, उस नंबर उतने नंबर ऑफ़ पीपल जो होते हैं उसको आरओ नंबर कहते हैं या रिप्रोडक्शन नंबर कहते हैं। अगर एक पेशेंट 2 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन नंबर 2 बोला जाएगा। तो लॉकडाउन के कारण ये जो रिप्रोडक्शन नंबर था ये काफ़ी कम था। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 3 तक काफ़ी कम था ये रिप्रोडक्शन नंबर। अगर फर्स्ट स्टार्टिंग में हम देखें, इंडिया रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट 100 केसेस ऑन मार्च 15। तो 15 मार्च को इंडिया के पहले 100 केसेस आए थे। उस समय रिप्रोडक्शन नंबर 2.51 था। 2.51 होने का मतलब है कि 2 लोग 5 लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। अगर 2 पेशेंट होंगे, कोविड-19 से इन्फेक्टेड पर्सन होंगे, वो 5 लोगों को कोविड-19 फैला सकते हैं। तो 15 मार्च को इंडिया का रिप्रोडक्शन नंबर 2.5 था। ये लॉकडाउन के कारण काफ़ी कंट्रोल हुआ है और लॉकडाउन के कारण इसमें जो काफ़ी कमी देखी गई थी ये 1.9 1.8 तक आ गया था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट है मई 4 के लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के बाद 2 से ज़्यादा फिर से देखने को मिला। लेटेस्ट जो आरटी है वो 2.04 एस्टिमेट किया जा रहा है। इंडिया के कोविड-19 का काउंट मार्च के बाद कम हुआ था लेकिन 4 मई के बाद 5 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। और ये पिछले कुछ दिनों के जो कोविड-19 के टोटल केसेस हैं उनको देख के भी पता चलता है कि कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ के एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला गया है कि इंडिया में जो नंबर ऑफ़ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसको देख के कहा जा सकता है कि जो रिस्क है इंडिया में अभी और थोड़ा बढ़ने वाला है और ये रिस्क अभी नियर फ्यूचर में कम नहीं होगा, ऐसा डब्ल्यूएचओ के द्वारा भी बोला गया है। और इंडिया में जो कंडीशन है कोविड-19 की वो स्टार्टिंग में माना जा रहा था कि बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो जो एक्सप्लोजन होना था कोविड-19 के नंबर ऑफ़ केसेस में वो नहीं हुआ। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद ये बढ़ते हुए देखी गई है। और इंडिया के अलावा जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इवन हम बात करें पाकिस्तान की, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो इनमें भी इंडिया के जैसे ही पैटर्न देखा गया कोविड-19 के केसेस का। किसी साउथ एशियन कंट्रीज़ में एकदम से बहुत ज़्यादा तेज केसेस नहीं बढ़े हैं, लेकिन जो केसेस की संख्या है वो लगातार धीरे-धीरे बढ़ रही है। तो ये माना जा सकता है कि जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं ये आने वाले समय में बढ़ेंगे बिकॉज कंट्रीज़ हैव स्टार्टेड ओपनिंग देयर लॉकडाउन। और जिसके कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म हैं या जो लॉकडाउन के कारण वायरस का स्प्रेड कंट्रोल हुआ था उसके रिलेटेड जो मेजर्स हैं वो थोड़े ढीले पड़ गए हैं। सेकेंड न्यूज़ है इंडिया और चाइना के फेस ऑफ के रिगार्डिंग। बॉर्डर पे जो मीट लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल की हुई थी उस मीट के बाद कोई कॉन्क्रीट डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया, लेकिन फर्दर मीट के लिए जो एक रास्ता है वो बना लिया
गया है। ये जो मीटिंग पॉइंट था वो था मोल्दो ईस्टर्न लद्दाख में स्थित है। यहाँ पर इंडिया के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे हरिंदर सिंह, जो कमांडर हैं ले के 14 कोऑपरेशन के, उनकी मीट हुई चाइना के जो जिनजियांग प्रोविंस के लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनके साथ। मेनली इंडिया और चाइना में जो कंसर्न के इश्यूज़ हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो चाइनीज़ ट्रूप्स का लार्ज नंबर में LAC पे इकट्ठा होना। LAC में चाइना अपनी साइड में काफ़ी ज़्यादा ट्रूप्स को लेके आया है। इंडियन टेरिटरी पे पेगोंग सो लेक, गालवान रिवर वैली और गोगरा जो ईस्टर्न लद्दाख में पड़ते हैं, इनमें चाइनीज़ ट्रूप भारी मात्रा में हैं। इसके अलावा जो पेगोंग सो लेक है उसके नॉर्थ में 4th फिंगर तक चाइनीज़ ट्रूप्स का आना और वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो करना, ये दूसरा कंसर्न है। एक दूसरा बड़ा कंसर्न है चाइनीज़ बिल्डअप एट फिंगर 4 एट पेगोंग सो लेक। फिंगर 4 जो हमेशा से ही इंडिया के कंट्रोल में रहा है और इंडिया हालांकि फिंगर 8 तक अपना एरिया मानता है, लेकिन फिंगर 4 तो इंडिया के पास ही रहा है। तो फिंगर 4 तक चाइनीज़ फोर्सेस का आना और वहाँ पर अपने बिल्डअप स्टार्ट करना, ये एक बड़ा कंसर्न का विषय बना है। अगर हम पेगोंग सो लेक की बात करें तो इस तरह से पेगोंग सो लेक है। यहाँ पर नॉर्थ में यहाँ बैरन माउंटेन्स है और यहाँ पर अलग अलग फिंगर की तरह की इसकी आकृति है या लैंडस्केप है। तो फिंगर 4 तक इंडिया का ग्राउंड लेवल पे कंट्रोल रहा है। इंडिया का जो एक्चुअल कंट्रोल है, इंडिया क्लेम करता है कि फिंगर 8 तक का टोटल एरिया इंडिया की बाउंड्री में आता है, लेकिन चाइनीज़ फोर्सेस के द्वारा ये जो पेगोंग सो के लेक पेगोंग सो का फिंगर 4 है वहाँ तक घुसना और वहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन करना, ये एक बड़ा थ्रेट माना जा रहा है इंडिया के अकॉर्डिंग। और चाइनीज़ अपना जो क्लेम है ये फिंगर 2 तक करते हैं। यहाँ पर फिंगर 2 है तो यहाँ तक चाइनीज़ सेना का हमेशा क्लेम रहता है। तो ये जो कंडीशन है ये अब बातचीत के लेवल पे पहुँच गई है और होपफुली अगर बातचीत पे सुलझ जाती है तो काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है। थर्ड न्यूज़ है फर्स्ट पेज पे, इंडियाज़ सोलर फेरी सेल्स इनटू ग्लोबल कॉन्टेस्ट। इंडिया में केरला स्टेट में एक सोलर फेरी चलाई गई थी जिसका नाम रखा गया था आदित्य, जो इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी कही जा रही थी। इट बिकेम एन आइकन फॉर वाईकॉम रूट जो केरला में है और इसको नॉमिनेट किया गया है फ्रांस के गुस्तेव त्रोवे अवार्ड के लिए। गुस्तेव त्रोवे अवार्ड ये एक फ्रेंच अवार्ड है और इसमें वर्ल्ड ओवर 12 फेरीज़ को चुना गया है जो सोलर पावर्ड फेरीज़ हैं या इलेक्ट्रिकल फेरीज़ हैं। उनमें से केरला की तरफ से या इंडिया की तरफ से ये भी चूज़ की गई है। और अगर हम इस पूरे 12 नॉमिनेशंस को देखें तो पूरे एशिया की तरफ से ये इकलौती एंट्रेंट है, इकलौती कंटेस्टेड है जो इंडिया के केरला स्टेट की आदित्य सोलर पावर्ड फेरी है। ये जो फेरी है इसमें इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है और ये टोटली सोलर पावर से चलाई जाती है। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी हैं अवार्ड के। 1 फॉर इलेक्ट्रिकल बोट अप टू 8 मीटर लेंथ, सेकेंड इज़ इलेक्ट्रिकल बोट मोर देन 8 मीटर लेंथ एंड थर्ड इज़ इलेक्ट्रिक फेरी बोट जो पैसेंजर बोट होती है। तो इस तीसरे वाली कैटेगरी में इलेक्ट्रिक फेरी बोट और पैसेंजर बोट, इसमें इंडिया की ये जो आदित्य L1 जो इंडिया की फर्स्ट सोलर चार्ज फेरी है उसको नॉमिनेट किया गया है। गुजी इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया है इन द मेमोरी ऑफ फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गुस्तेव त्रोवे जो हैं वो फ्रांस के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो पाइनियर माने जाते थे इलेक्ट्रिक कार में और इलेक्ट्रिकल बोट में। तो इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बोट बनाने में ये स्टार्टिंग में इन्होंने वो काफ़ी काम किया था और उन्हीं की मेमोरी में ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है वो इस्टेब्लिश किया गया है। तो 1881 में इन्होंने इलेक्ट्रिक बोट डेवलप की थी। अपने टाइम से बहुत आगे थे वो, इसलिए इनके मेमोरी में ये अवार्ड रखा गया है गुस्तेव त्रोवे अवार्ड। ये जो इंडिया की अगर हम फेरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस फेरी को ऑपरेट करता है और इसको बिल्ट किया गया था, बनाया गया था नेवल
सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट कोच्चि के द्वारा। ये जो फेरी है ये सोलर पावर्ड फेरी है। इसका यूज़ पिछले 3 सालों से किया जा रहा है और इसने अभी तक टोटल 11 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया है और 70,000 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की है और बिल्कुल भी फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं किया है। केवल सोलर पावर पे ये पर्टिकुलर फेरी ऑपरेट कर रही है। अभी तक इस फेरी के द्वारा 1 लाख लीटर ऑफ डीजल की सेविंग की गई है। इस फेरी का जो ऑपरेशन है 180 रुपये पर डे का इसका इलेक्ट्रिक कॉस्ट है या एनर्जी कॉस्ट 180 रुपये पर डे का है। और इसकी जगह अगर डीजल ऑपरेटेड कोई दूसरी फेरी चल रही होती तो उसका पर डे का कॉस्ट 8,000 रुपये है। तो इतना ह्यूज डिफरेंस है इस फेरी का। तो कॉस्ट के मामले में इसको विनर माना जा रहा है। तो इतनी कम कॉस्ट पे इतने ज़्यादा अमाउंट में लोगों को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोर्ट के लिए फेरी डिज़ाइन करना, इस पर्टिकुलर कॉस्ट बेसिस पे इसको विनर माना जा रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो केरला में वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है फेरी के द्वारा, इसके द्वारा बोला गया है कि 2017 से लेके अभी तक करीब 75 लाख रुपए की सेविंग की गई। यानी कि 3 साल के अंदर 3 साल से पहले 75 लाख रुपए सेव करना ऑन फॉसिल फ्यूल कॉस्ट, ये काफ़ी अच्छी बात है। और सोलर पावर्ड फेरी में एक तो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ हो रहा है, दूसरा जो फॉसिल फ्यूल का डिमांड है वो भी कम हो रहा है, उस पे जो होने वाला खर्चा है वो दूसरे अच्छी चीज़ों पे लगाया जा सकता है। तो ये जो अवार्ड है इसके लिए आदित्य सोलर फेरी को चूज़ किया गया है। अवार्ड का नाम है गुस्तेव त्र्वे अवार्ड। अब नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 7 पे। अमिट पैंडेमिक पद्मा अवार्ड पोर्टल गोज लाइव। तो यहाँ पर पद्मा अवार्ड्स जो 3 पद्म अवार्ड दिए जाते हैं उनके नॉमिनेशन के लिए पोर्टल लाइव किया गया है अभी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। जो पद्मा अवार्ड हैं वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं। सारा मैनेजमेंट जो है होम मिनिस्ट्री देखता है और इसका जो पोर्टल है 1 मई से लाइव हो गया था और 15 सितंबर तक ये नॉमिनेशन किए जा सकते हैं। पोर्टल फॉर नॉमिनेशंस फॉर पद्मा अवार्ड विच आर अनाउंस्ड ऑन रिपब्लिक डे हैज़ गॉन लाइव। तो ये जो अवार्ड के नॉमिनेशन है इसके बाद फाइनल करने के बाद कमिटी के द्वारा नाम रिकमेंड किए जाएंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बाद ये फाइनल किया जाता है और 26 जनवरी को उनके नाम अवार्ड जिनको पद्मा अवार्ड मिलना होता है उनके नाम अनाउंस किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम पद्मा अवार्ड की जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। पद्मा अवार्ड आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एनुअली ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे ईव को हर साल ये पद्मा अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं और इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में एक अवार्ड माना जाता है। इनके ऊपर जो अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उसके बाद पद्मा अवार्ड का नंबर आता है। दीज अवार्ड्स आर गिवन इन 3 कैटेगरीज। जो पहली और हाईएस्ट कैटेगरी है पद्मा अवार्ड में वो है पद्म विभूषण, जो दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस। दूसरा अवार्ड है पद्म भूषण जो दिया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर। और तीसरा अवार्ड है पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। तो पद्म विभूषण और पद्मश्री। दिस अवार्ड सीक्स टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट इन ऑल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ और डिसिप्लिन। पद्म अवार्ड को हर फील्ड्स में दिया जाता है, इन ऑल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ और डिसिप्लिन वेयर एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व। मतलब किसी भी ऐसे फील्ड में जहाँ पर पब्लिक सर्विस का एलिमेंट इन्वॉल्व होगा वहाँ पर पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। अगर हम कुछ फील्ड्स देखें इनमें तो ये फील्ड हैं आर्ट जैसे कि म्यूज़िक, पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, सिनेमा या थिएटर। सोशल वर्क जिसमें सोशल सर्विस भी आती है, चैरिटेबल सर्विस भी आती है, कॉन्ट्रीब्यूशन इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। पब्लिक सर्विस लॉ, पब्लिक लाइफ, पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड, स्पेस इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड एलाइड सब्जेक्ट से रिगार्डिंग। और इसके अलावा एरिया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, चाहे वो बैंकिंग हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी ने काफ़ी अच्छा काम किया हो, मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, बिजनेस में, मेडिसिन से रिलेटेड अगर काम किया गया हो, लिटरेचर और एजुकेशन में अगर काम किया गया हो, सिविल सर्विसेज में कोई डिस्टिंक्शन, एक्सेलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा किया गया हो, स्पोर्ट्स में अगर अच्छा काम किया होगा, काम किया गया हो या अच्छे मेडल जीते गए हों स्पोर्ट पर्सन के द्वारा। इसके अलावा अदर फील्ड्स में जैसे इंडियन कल्चर को प्रोपोगेट और प्रमोट करने के लिए किसी के द्वारा एक्सेप्शनल सर्विस कंट्रीब्यूट की गई हो, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ने अगर बहुत बढ़िया और बहुत
हायर लेवल का काम किया हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अगर एक्सेप्शनल काम किया गया हो तो इन फील्ड्स में पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। पद्म अवार्ड को कन्फर किया जाता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पद्म अवार्ड कमिटी विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एवरी ईयर। तो प्राइम मिनिस्टर हर एक साल एक कमेटी बनाते हैं जिसको बोलते हैं पद्म अवार्ड कमेटी, और ये अवार्ड देने के लिए इसी कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है प्राइम मिनिस्टर को। ये जो प्रोसेस है ये पब्लिक के लिए ओपन होती है, इसकी नॉमिनेशन की प्रोसेस पब्लिक के लिए ओपन होती है। इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड, इसमें सेल्फ नॉमिनेशन भी किया जा सकता है। अगर पद्म अवार्ड की हम हिस्ट्री देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट किए थे 2 सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न और पद्म विभूषण इन 1954। तो ये भारत रत्न और पद्म विभूषण दोनों को 1954 में ही स्टार्ट किया गया था। उसके बाद जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को 1955 से स्टार्ट किया गया है 3 कैटेगरीज में। इसमें जो डिसीज़न मेकर होते हैं वो इस कमेटी के थ्रू किया जाता है। पद्म अवार्ड कमेटी के सामने जो भी नाम नॉमिनेशंस के थ्रू रिसीव होते हैं वो कमेटी उनको देखती है, चेक करती है, और उस कमेटी के द्वारा फर्दर ये नाम आगे फॉरवर्ड किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अप्रूवल के लिए। इस कमेटी में मेंबर कौन कौन से होते हैं? इस कमेटी के मेंबर होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट एंड 4 to 6 एमिनेंट पर्सन। तो इन पर्सन से मिलकर कमेटी बनती है और फाइनल अप्रूवल होता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो ये पद्म अवार्ड से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको इस तरह से फॉलो करके फाइनल 26 जनवरी को, हर साल 26 जनवरी की ईव को पद्म नाम अनाउंस किए जाते हैं। महाराष्ट्र टू बाय रेमडेसिविर एट 12 करोड़ रुपीज़। रेमडेसिविर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल इंजेक्शन है जो इससे पहले इबोला के लिए यूज़ किया जा रहा था। रेमडेसिविर बेसिकली इबोला के लिए टेस्टेड एक मेडिसिन है और ये एंटीवायरल मेडिसिन है जिसका यूज़ अब कोविड-19 के ट्रायल के लिए किया जा रहा है। इसको अभी रिसेंट में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था फॉर रिस्ट्रिक्टेड एंड इमरजेंसी यूज़, यानी कि केवल स्पेशल केस में इसके रिस्ट्रिक्टेड और इमरजेंसी यूज़ किया जा सकता है कोविड-19 के केसेस में, क्रिटिकल केसेस में। सेफ्टी एंड एफिकेसी इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 आर बीइंग टेस्टेड इन फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल। तो इसके अभी फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं रेमडेसिविर के, और उसमें इसकी क्या सेफ्टी है, क्या एफिकेसी है, वो चेक की जा रही है। जो यूएसए की एक फर्म है गिलीड साइंस दैट हैज़ मेड द ड्रग हैज़ साइंड नॉन एक्सक्लूसिव वॉलंटरी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद 5 जेनरिक फार्मा मैन्युफैक्चरर। तो यूएस की कंपनी है गिलीड साइंस जिसके द्वारा ये रेमडेसिविर बनाई गई है। उसने इंडिया और पाकिस्तान बेस्ड 5 जेनरिक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को इसका जेनरिक वर्जन बनाने के लिए MOU साइन किया है। हालांकि ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है रेमडेसिविर, इसको महाराष्ट्र के द्वारा बांग्लादेश से परचेज़ किया जाएगा। यहाँ पर महाराष्ट्र के द्वारा ये बोला गया है, महाराष्ट्र के मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया है कि अगर इंडियन कंपनीज़ के पास कैपेसिटी एक्स्ट्रा नहीं होगी या अगर उनको मिलने में डिले होगा तो ये बांग्लादेश से परचेज़ किया जाएगा। कोविड-19 की जो टास्क फोर्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए थे। उनमें जो मेजर रिकमेंडेशन था वो था फॉर मेकिंग रेमडेसिविर एंड अनदर एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर अवेलेबल फॉर पेशेंट। तो रेमडेसिविर और फेविपिराविर ये दोनों एंटीवायरल ड्रग हैं, इन दोनों को वाइडली अवेलेबल करवाने के लिए बोला गया था इस टास्क के द्वारा। इसके अलावा भी 2 और ड्रग हैं जिनकी अवेलेबिलिटी के लिए कोविड-19 टास्क फोर्स ने बोला था। ये है आर्थराइटिस ड्रग टोसिलिजुमैब और सोरियासिस ड्रग इटोलिजुमैब। हालांकि नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेमडेसिविर जो पहले भी इबोला में यूज़ की गई है, और बाकी इसके अलावा भी जो ड्रग थोड़ी भी इफेक्टिव लग रही है उसको उसके ट्रायल और टेस्टिंग के लिए जो ट्रायल्स किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं, नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड पर्सन है, कोविड-19 से इन्फेक्टेड लोग बहुत ज़्यादा हैं। इस कारण से महाराष्ट्र अब बाकी वैक्सीन्स को भी ट्राई कर रहा है जिससे कोविड-19 की जो टैली है उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड पेज पे, ब्राज़ील कुड क्विट WHO, और ब्राज़ील WHO को छोड़ सकता है। ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट के द्वारा बोला गया है, और ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो, उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने थ्रेटन किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को
क्योंकि कुछ आइडियोलॉजिकल बायसेस उन्हें अपनी कंट्री में दिखे। तो एक तरह से अगर हम देखें, जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो, वो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरह उनके काम करने का तरीका है और काफ़ी चीज़ें वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह करते हैं। इसी कारण से उन्हें ट्रॉपिकल ट्रंप भी बोला जाता है। ट्रॉपिकल बिकॉज ब्राज़ील का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, वो ट्रॉपिकल कंट्री है, और ट्रंप जो यूएसए में है वो टेम्परेट कंट्री है, तो उन्हें ट्रॉपिकल ट्रंप के नाम से भी काफ़ी बार पुकारा जाता है। इनके ज़्यादातर काम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही होते हैं। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को क्विट किया, उस तरह से अब ब्राज़ील में जैसे जो पेशेंट की काउंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है इसको रोकने की, लेकिन ये जो काउंट है काफ़ी फास्ट बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, और ब्राज़ील सेकंड नंबर पर आ गया है टोटल नंबर ऑफ़ काउंट में। तो उसको देखते हुए इन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप का तरीका अपना लिया है, और कोविड-19 को टैकल करने के लिए इन्होंने डब्ल्यूएचओ को छोड़ने की धमकी दे दी है। तो पूरे वर्ल्ड ओवर जो टोटल नंबर ऑफ़ लोग हैं, वो कोविड-19 के कारण टोटल नंबर ऑफ़ जो डेथ हुई हैं वो 4 लाख के करीब पहुंच गई हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में कम होती हुई दिख रही है, लेकिन जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनमें ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ तो लॉकडाउन हटाते जा रही हैं, लेकिन जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें स्थिति बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है। कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट्स है वो लॉकडाउन हटा रही हैं अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकॉनमी को संभालने के लिए। तो लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील में भी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इकॉनमी बनी रहे, और जो लॉकडाउन में ईज़ किए जा रहे हैं, जो छूट दी जा रही हैं, उसके कारण भी जो कोविड-19 है वो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जो इन्फेक्शन का रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये बात ब्राज़ील और वर्ल्ड ओवर कोविड-19 के रिगार्डिंग थी। अब बिजनेस पेज पे नेक्स्ट न्यूज़ है, बैंक लोन कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन एज बिजनेस रिमेन्स मॉरिबंड। तो बैंक के जो लोन हैं वो आरबीआई के लिक्विडिटी बढ़ाने के बाद भी कम हुए हैं, यानी कि बैंक से लोगों के द्वारा जो लोन लिए जाते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स या जो बिजनेस हाउसेस लोन बैंकों से लेता है अपनी वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए, अपने काम को करने के लिए, वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए, वो एक्टिविटीज़ नहीं होती हुई दिख रही हैं। बिजनेस एक्टिविटी फेल्ड टू पिक अप even as country has started to gradually exit from lockdown। और ये जो पर्टिकुलर कंक्लूजन है ये निकाला गया बैंक के घटते हुए लोन को देखने के बाद। तो लगातार फोर्थ स्ट्रेट वीक जो लोन है बैंक के वो कम हुए हैं। आरबीआई ने जो रिपो रेट है वो काफ़ी कम कर दिया है। अभी आज की डेट में जो रिपो रेट है वो है 4%। तो लगातार आरबीआई ने कम किया है, और आगे भी कम करने की जो अनाउंसमेंट है वो आरबीआई के द्वारा किया गया है। लेकिन फिर भी जो सेंटिमेंट है मार्केट में, जो बिजनेस हाउसेस के सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिस कारण से उनके द्वारा जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए लोन नहीं लिए जा रहे हैं। और इसके अपोजिट जो बैंकों में डिपॉजिट रेट हैं वो बढ़ते हुए देखे गए हैं इन करंट फाइनेंशियल ईयर। सो फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन बैंक क्रेडिट हैज़ बीन 1.48 लाख करोड़। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो करीब 1.5 लाख करोड़ का हुआ है, लेकिन डिपॉजिट हैज़ शोन ग्रोथ टू 2.6 लाख करोड़। डिपॉजिट रेट ज़्यादा बढ़ा है, यानी कि लोग पैसा लोन पे कम ले रहे हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंकों में रखना चाह रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि बैंकों में पैसा रखना इकॉनमी में पैसा डालने से ज़्यादा बेटर है, और अगर इकॉनमी में पैसा डाला गया तो वो उसका जो रिटर्न है उतना नहीं मिलेगा। तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है अभी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से जो लोन डिमांड है इट रिमेन्ड वीक इवन आफ्टर आरबीआई रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बैंकों के लोन कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। नेक्स्ट न्यूज़ है लास्ट पेज पे, पोचिंग डबल्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन सेज वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ग्रुप। वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ग्रुप ट्रैफिक है, और ट्रैफिक इंडिया के हेड के द्वारा कहा गया है कि जो भी पिछले लॉकडाउन में अगर हम नंबर ऑफ़ पोचिंग केसेस देखें तो लॉकडाउन में ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। रीसेंट रिपोर्ट ऑफ ट्रैफिक ये बताती है, दिस रिपोर्ट इज़ रिलीज बाय ट्रैफिक इंडिया। ट्रैफिक एक लीडिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। तो वाइल्ड लाइफ में जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसको मॉनिटर करने के लिए ट्रैफिक ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है साउथ एशिया में। इस रिपोर्ट का नाम है इंडियन वाइल्ड लाइफ एमिड द कोविड-19 क्राइसिस एंड एनालिसिस ऑफ स्टेटस ऑफ पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ये रिपोर्ट बताती है कि जो भी पोचिंग हो रही है ये मेनली कंजम्पशन और लोकल ट्रेड
को बढ़ाने के लिए हो रही है। इसमें ज़्यादातर कंजम्पशन और लोकल ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखी गई है, और ये जो एक्टिविटीज़ है ये डबल से ज़्यादा हो गई है लॉकडाउन के पीरियड में। किसी तरह की कोई स्टॉक पाइलिंग वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट की नहीं देखी गई है फ्यूचर यूज़ के लिए। अभी प्योरली ये कंजम्पशन और लोकल ट्रेड के लिए की जा रही है। इसमें जो डेटा है ये लॉकडाउन से पहले के 6 हफ्तों का डेटा और लॉकडाउन के 6 हफ्तों का डेटा एनालाइज किया गया है रिसर्चर्स के द्वारा। अब किन किन स्पीसीज़ की जो पोचिंग हो रही है, बिगेस्ट इंक्रीज़ की जो पोचिंग हुई है वो मीट रिलेटेड जो जानवर हैं उनकी हुई है। जिन जानवरों का मीट खाया जाता है या मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होता है, उन वाइल्ड लाइफ की जो पोचिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। सिंस दीज स्पीसीज़ आर टारगेटेड मेनली फॉर मीट फॉर इधर सेल्फ कंजम्पशन और फॉर लोकल ट्रेड। तो ऐसे जानवरों का या तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए लोग पोचिंग कर रहे हैं या फिर उनको पोचिंग के बाद बेचने के लिए यानी ट्रेड के लिए पोचिंग की जा रही है। बिकॉज कोविड-19 के कारण जो लोगों की आमदनी है, जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है वो कम हो गई, तो शायद पोचर कहीं ना कहीं इन जानवरों को पोचिंग के थ्रू थोड़ा स्पीडी पैसा या जैसे बोलते हैं क्विक मनी कमाना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो स्मॉल मैमल्स हैं जैसे पेंगोलिन, जायंट स्क्विरल, मंकी, वाइल्ड कैट, इनकी पोचिंग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो बर्ड रिलेटेड सीजर्स हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। जो इलीगल ट्रेड टॉर्टोइज और फ्रेश वाटर टर्टल में होते थे वो काफ़ी कम हुए हैं। तो यानी कि बर्ड और टॉर्टोइज टर्टल के ट्रेड कम हुए हैं, बाकी जो वाइल्ड लाइफ है उनकी पोचिंग बढ़ी है। तो यहाँ पर हम ट्रैफिक एज ए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। ट्रैफिक ये नेटवर्क है, ये लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली काम करता है ऑन द ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड प्लांट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों को प्रमोट करने के लिए ट्रैफिक एज ए नेटवर्क काम करता है। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। It was founded in 1976 as a strategic alliance of World Wild Fund for Nature WWF and International Union for Conservation of Nature IUCN। तो WWF और IUCN दोनों के द्वारा ये ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका एम है टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स इज नॉट ए थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका एम है टू इंश्योर ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड वाइल्ड एनिमल इज़ अ नॉट थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो वाइल्ड प्लांट और वाइल्ड एनिमल में जो ट्रेड किया जाता है उससे नेचर कंजर्वेशन के एफर्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये थ्रेट नहीं है, थ्रेट की तरह काम नहीं करता है। इट स्टेट्स दैट थ्रू रिसर्च एनालिसिस गाइडेंस एंड इन्फ्लुएंस इट प्रमोट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो इसके अकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड इस तरह से होना चाहिए कि ये सस्टेनेबल हो और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के एफर्ट के लिए कहीं भी कोई थ्रेट ना हो। तो ये जो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है या इलीगल ट्रेडिंग होती है, उस पर रोक लगाने का काम है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रैफिक का। ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी लोकेशन है कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये ट्रैफिक वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बुलेटिन इशू करता रहता है, काफ़ी सारी अपनी रिपोर्ट्स जारी करता रहता है रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड कंजर्वेशन। और इसकी इंडिया ब्रांच के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो इशू की गई जिसमें पोचिंग के बारे में बताया गया। तो ये थे आज के आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।